वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब कि जो मैथिली शरण गुप्ता जी हैं उनके बारे में जितनी भी बातें होंगी आज के वीडियो में, जितने भी पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उन सभी को समाहित करने का प्रयास किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद में चाहे लघु उत्तरीय वाले हों, चाहे दीर्घ उत्तरीय, चाहे मतलब आपके जो बहुविकल्पीय फॉर्म वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाली है। ऑब्जेक्टिव वालों आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से बनने तैयार होंगे। मतलब मैथिली शरण गुप्त से कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा इस वीडियो को देखने के तदुपरांत, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। रात के 9 बज चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष लाइव प्रस्तुत हूँ। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जितने भी लोग देख रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए, और सभी लोग अंत तक जुड़े रहेंगे। ओके, ध्यान रखें, जो व्यक्ति आ चुके हैं सभी लोग अंत तक जुड़े रहेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और 1 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, तो इसी श्रृंखला में आगे अगर और वीडियो आप चाहते हैं कि इसी श्रृंखला में आपके सामने वीडियो आती रहे, जैसे कि यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त के बारे में बता रहा हूँ या अन्य कवियों के बारे में आपको पता करना सारी बातें, तो उनके बारे में बताइए, फिर उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। यह लेक्चर BA द्वितीय वर्ष के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उसका चैप्टर 1 है मैथिली शरण गुप्त को लेकर के। वहीं बात की आधुनिक अवधि काव्य, मतलब कि आधुनिक हिंदी काव्य जिन जिन भी छात्र छात्राओं ने ले रखा या फिर कहीं पर भी आधुनिक हिंदी काव्य है आपके पाठ्यक्रम में, क्यों कोई भी जो है प्रकार से आप ईयर में हो या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से मैथिली शरण गुप्त से यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी पेट की परीक्षा लगी, हो सकता है एक आध प्रश्न वहाँ पर भी पूछ लिया जाए, या इसी प्रकार से TGT PGT की परीक्षा होती है हिंदी साहित्य को लेकर के, तो वहाँ पर भी मैथिली शरण गुप्त से अगर प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे मेरे भाई। और BA के लिए तो एक प्रकार से रामबाण सीरीज है ही। तो ऑब्जेक्टिव वालों एक प्रकार से वीडियो को अंत तक देखें, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय वाले भी देखें, ताकि मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपको विस्तार से जानकारी इकट्ठे उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। सारे मुद्दे को समझाने का प्रयास करूंगा, इनके जीवन परिचय से लेकर के साहित्यिक परिचय को लेकर के इनकी क्या क्या विशेषताएं रही काव्य की, और साथ ही साथ इनकी भाषा शैली इत्यादि को बताने का प्रयास करूंगा। सारे मुद्दे आपके क्लियर होंगे, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। बोर्ड पे इतने सारे मटेरियल लिखे हुए हैं, इन सभी से लगभग आपके 50 से 60 प्रश्न तैयार होने वाले हैं वीडियो के अंतर्गत। तो फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग, राम राम सभी को, नमस्ते नमस्कार नमस्कार। चलिए तो शुरू करते हैं। सब बहुत सारे लोग हमारे पुराने छात्र छात्र हैं, लगातार वो कोई भी वीडियो हो जो हमेशा जुड़े रहते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आखिरकार आज के वीडियो के बारे में, आज के सेशन के बारे में। क्या मेरी आवाज़ और सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? बोर्ड पर लिखी गई बातें आपको दिखाई पड़ रही हैं? सारी चीज़ें क्लियर? बोर्ड पर अगर मान लेते ना भी दिखाई पड़े उतना सही तरीके से, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। सारी बातें आपको समझाऊंगा, एक एक मुद्दे को रटवा करके फिर छोड़ूंगा। ओके, ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो में, या बात मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए फिर शुरू किया जाए, वीडियो को शुरू किया जाए। सभी लोग कह रहे हैं जी सर वीडियो को शुरू किया जाए। चलिए सेशन को आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, सारी बातें आप मेरी समझ में आ रही हैं? आवाज़ वगैरह जा रही है ना? बिल्कुल जी, चलिए बिल्कुल जा रही है आवाज़ वगैरह, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए तो भाई मैं शुरू करता हूं, और शुरू करने से पहले सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए, बुला लीजिए। अगर इसी प्रकार से डेली आपको जो है वीडियोस देखनी है जो है हिंदी की, तो आप बताएंगे तो अन्य कवियों के बारे में, जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई, इसी प्रकार से आपके निराला जी हो गए, आपके यज्ञ जी हो गए, आपके दिनकर जी हो गए, या इसी प्रकार से तमाम सारे जो आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग संकलित हैं उन सभी को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। उनसे किस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं उसको भी बताने का प्रयास करूँगा, चाहे ऑब्जेक्टिव वाले हों, चाहे दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय, सभी वालों के लिए इस प्रकार के लेक्चर इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो वीडियो को सभी तक शेयर करने का प्रयास करेंगे सभी लोगों के। अब चलिए हम शुरू करते हैं कि मुद्दे को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। चला शुरू किया जाए वीडियो। चलिए देखिए मेरे भाई, सबसे पहले बात की जाए मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त को 2 अन्य नामों से भी हम जानते हैं, और एक प्रकार से हिंदी साहित्य जगत की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त को हम बड़े आदरणीय और सम्मान के साथ इनका नाम हिंदी साहित्य में लिया जाता है। हिंदी साहित्य जगत में यह विशेष रूप से बात की जाए तो द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। कौन? द्विवेदी युग के कवि रहे विशेषकर। कौन भैया? तो मैथिली शरण गुप्ता जी। कौन? मैथिली शरण गुप्ता जी किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। सबसे पहले बात करेंगे, किसी भी कवि को पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले उसके कवि के बारे में, जीवन परिचय के बारे में हमको देखना होता है कि आखिरकार उसका जन्म कब हुआ है और कहाँ पर हुआ है। सबसे पहले देखिए 2 नाम इनके कौन कौन से। सबसे पहले दद्दा,
तो कुछ भी मतलब कि हिंदी साहित्य जगत में बात की जाए तो दद्दा के नाम से कौन जाने जाते हैं, दद्दा के नाम से जाने जाते हैं आपके कौन, मैथिली शरण गुप्ता। तो एग्जाम्स में आपसे प्रश्न पूछेगा कि दद्दा, हिंदी साहित्य जगत में दद्दा के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव वालों तो कौन सा कवि जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त। आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि राष्ट्रकवि की उपाधि से राष्ट्रपति की मतलब कि राष्ट्रकवि की उपाधि से मैथिली शरण गुप्त को किसने नवाजा था, तो किसने नवाजा था मेरे प्यारे भैया, तो किसने नवाजा था, तो इन्होंने ही नवाजा था। किनका क्या नाम है, तो मैथिली शरण मतलब कि महात्मा गांधी जी ने इनको क्या क्या कहा था, राष्ट्रकवि कहा था। किसको, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा था। किसने कहा था, तो किसने कहा था मेरे भाई, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा था, राष्ट्रकवि कहा था। तो राष्ट्रकवि की उपाधि से किसने विभूषित किया, मैथिली शरण गुप्त को, महात्मा गांधी ने। यहाँ भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम्स में आपके, आप बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। वहीं बात की जाए और भी तमाम सारे मुद्दों के बारे में, जैसे कि बात करें यहाँ पर हम जो है राष्ट्रकवि, आपसे पूछेगा कि राष्ट्रकवि की उपाधि किसे मिली है हिंदी साहित्य जगत में, तो मैथिली शरण गुप्ता को। ध्यान रखेंगे आपके प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के उन्नायकों में से एक हैं, लेकिन द्विवेदी युग की अगर उन्नायकों की बात की जाएगी तो मैथिली शरण गुप्त जी का नाम और महावीर प्रसाद द्विवेदी उनका नाम तो अग्रणी आएगा ही आएगा। और उन्हीं के साथ साथ उनके परम मित्र रहे हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त के परम मित्र कौन रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त के परम मित्र रहे हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद जो द्विवेदी थे, आप एक बात यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कौन है, ये मेरे प्यारे दोस्तों बाबू श्याम सुंदर दास के बाद में सरस्वती पात्रिका का संपादन जो संभाला था, कौन संभाला था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला था। किसने संभाला था, द्विवेदी जी ने संभाला था। लगभग 1901 या फिर 2 के आसपास जो है इन्होंने संभाला था। अब या फिर 3 कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, तो कहीं कहीं मतलब कि ये संभाला था, इसी के आसपास संभाला था। अब चूंकि इन्होंने संभाला था तो एक प्रकार से किसका संपादन, तो सरस्वती पात्रिका का। सरस्वती पात्रिका क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत सारा डाउट्स रहता है बच्चे का कि किस पात्रिका वगैरह का मतलब क्या होता है। समझिए सबसे पहले पात्रिका का मतलब क्या होता है, इसको समझे मेरे भाई। पात्रिका का क्या मतलब होता है, समझे इसको विस्तार से। पात्रिका का आखिरकार क्या मतलब होता है, इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो पात्रिका देखिए, सरस्वती पात्रिका का संपादन कौन कर रहे हैं, अब महादेवी वर्मा कर रहे हैं। लग गया आपका 1901 से लग चुका है आपका द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग नामकरण किसने दिया भाई, किसने दिया नामकरण द्विवेदी युग को, एक प्रकार से द्विवेदी युग नामकरण जो किया गया है आपका, वह द्विवेदी जी के नाम पर किया गया। किसके नाम पर किया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा कि जो है द्विवेदी युग किस जो है महापुरुष के नाम पर रखा गया है, मतलब हिंदी साहित्य के किस जो है कवि के नाम पर रखा गया है, किस लेखक के, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। क्यों रखा गया, क्योंकि जो अधिकतर रचनाएं होती थी, जो सरस्वती पात्रिका होती थी उसी से संबंधित हुआ करती थी। जो इस समय की मतलब 1900 से लेकर के 1920 तक की जो रचनाएं हुआ करती थी, अधिक मात्रा में सरस्वती पात्रिका से संपादित हुआ करती थी। इसलिए मेरे भाई, इसलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही रख दिया गया। चूँकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वह अध्यक्ष थे सरस्वती पात्रिका के, मतलब सरस्वती पात्रिका का संपादन किया करते थे कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसीलिए इसमें रचनाएँ संकलित हुआ करती थी। और यह कवियों को बताते थे कि आप इस प्रकार की रचनाएँ लिखें, इस प्रवृत्ति की रचनाएँ लिखें। एक प्रकार से मैथिली शरण गुप्त के एक परम मित्र थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी कई बार जो है इनके बारे में मैथिली शरण गुप्त को बताया कि एक प्रकार से एक प्रवृत्ति के बारे में बताया इनको। यहाँ पर प्रवृत्ति हमने लिखी थी, पति वियुक्ता नारी के वर्णन के बारे में बताया, कहा कि इसके बारे में लिखो। जैसे कि आप देखेंगे जो अगर इन्होंने लिखा उर्मिला के बारे में लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के बारे में लिखा, और तमाम सारे ऐसे मतलब कि एक प्रकार से आप देखेंगे दोनों ओर प्रेम पलता है में इन्होंने बताया कि दीपक तो जलता है लेकिन उसका सभी लोग क्या करते हैं, दीपक जलता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका सभी लोगों को एक प्रकार से जो है फायदा होता है। दीपक जलने से क्या होता है, सभी लोगों को फायदा होता है समाज के, इसलिए दीपक का जलना क्या है, सार्थक है। तो उस पर तो सभी की निगाहें चली जाती हैं, लेकिन कवि की निगाहें कहाँ पर जाती हैं, जो पतंगा जलता है, अर्थात दीपक जब जलता है तो दीपक के आरी बगल इधर उधर तमाम सारे पतंगे आ जाते हैं, और तमाम सारे जो पतंगे के उसमें दीपक में जलने का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा मैथिली शरण गुप्त जी ने कि जो पतंगे जलते हैं उनका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से उनका कोई लाभ, मतलब समाज को कोई लाभ नहीं करते कौन, जो पतंगे जल रहे होते हैं, इसीलिए सामाजिक उनका कुछ भी महत्व नहीं है, दैनिक कुछ भी महत्व नहीं उनका, दैनिक जीवन में या सामाजिक जीवन में कुछ कोई प्रकार का महत्व नहीं है, या व्यक्तिगत ना महत्व है ना तो सामूहिक रूप
रूप से महत्व है, ना लोक जीवन के लिए महत्व है, तो किसी प्रकार का उनका महत्व है नहीं पतंगों का, इसलिए उन पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जलता तो पतंगा भी है और जलता दीपक भी है, तो दोनों का क्या है, समय का हेरफेर और परिस्थिति का हेरफेर है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी का जो त्याग है वो दुनिया वालों को दिखा, लेकिन जो उर्मिला जी का त्याग था वो दुनिया वालों को नहीं दिखा। क्या नहीं दिखा? उर्मिला जी का त्याग दुनिया वालों को नहीं दिखा। ध्यान रखेंगे, जब उर्मिला जी अयोध्या में यहाँ पर निवास कर रही थी राजमहल में, तो सबको लगा कि राजमहल में, लेकिन वो अपने पति को त्याग करके जो है यहाँ पर रह रही 3-3 सास की सेवा कर रही हैं और तमाम सारे अब जो है और लोगों की सेवा कर रही हैं। उनकी बहनें भी इसमें हैं, उन बहनों की भी सेवा कर रही हैं और अपने पति से अलग हैं। दीपक जलाए आंचल से उसको छुपाए रहती है हमेशा कि कहीं बुझ ना जाए दिया। तो कहीं ना कहीं पे देखें लक्ष्मण जी का त्याग तो सभी को दिखा कि 14 वर्ष वन में काटे, राम जी के साथ वो खड़े रहे, हमेशा सोए नहीं, मतलब कि ना तो जो है स्त्री के पास आए अपने और ना ही एक प्रकार से रात्रि में उन्होंने नींद लिया, लेटे कभी। तो ऐसे में मेरे भाई उनका त्याग सभी को दिखा, लेकिन उर्मिला जी का त्याग नहीं दिखा। तो इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको प्रेरित किया कि आप ऐसी चीज़ों को लिखें जो कि एक प्रकार से लुप्त हैं। तो एक प्रकार से ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बताने पर मैथिली शरणगुप्त तमाम प्रकार की रचनाएं ऐसी लिखी जो कि एक प्रकार से तमाम सारी जो मतलब कि जो समाज के लोग उसको नहीं पा रहे थे उसके बारे में लिखा। अब समझते हैं मैथिली शरणगुप्त के बारे में। तो इनको राष्ट्रकवि, सबसे पहली बात क्या, इनको राष्ट्रकवि कहा जाता है। दूसरी बात क्या, इनको दद्दा के नाम से भी विभूषित किया गया हिंदी साहित्य जगत में। इनका जन्म जो हुआ था भाई 3 अगस्त सन 1986 ईस्वी में हुआ था। कब? 3 अगस्त सन 1986 ईस्वी में मैथिली शरणगुप्त जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? तो 3 अगस्त को हुआ था। 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किस नाम से? किस दिवस के रूप में? तो कवि दिवस के रूप में मनाते हैं हम, कवि जयंती के रूप में मनाते हैं। कवि जयंती किस दिन को मनाते हैं हम? तो कवि जयंती मनाते हैं हम 3 अगस्त को। किस खुशी में? क्योंकि मैथिली शरणगुप्त का जन्म हुआ था, जिनको हिंदी साहित्य जगत में दद्दा के नाम से पुकारा जाता है और हिंदी साहित्य जगत में इनको राष्ट्रकवि की उपाधि से भी नवाजा गया महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये द्विवेदी युग के जो है कवि रहे हैं, साथ ही साथ द्विवेदी युग के साथ ही साथ इन्होंने छायावाद में भी रचनाएं लिखी हैं, यह बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं पे युग परिवर्तक भी इनको बोल सकते, मतलब कि एक प्रकार से युग परिवर्तक नहीं बोल सकते, युग परिवर्तक एक प्रकार से बोले जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने सरस्वती पातिका का संपादन नहीं किया। उस समय उनसे थोड़े बड़े कवि, मतलब बड़े क्या, एक प्रकार से उन्हीं के समकालीन महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। उनके कहने पर तमाम सारी चीज़ें हुआ करती थी। सरस्वती पातिका में बहुत सारी रचनाएं संकलित हुआ करती थी और तमाम सारे मुद्दे ये हो सकते थे। ठीक, आगे देखते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए 3 अगस्त सन 1886 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। 3 अगस्त 1886, रट लीजिए, 3 अगस्त 1886 को जन्म हुआ था। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जो है मैथिली शरणगुप्त का जन्म कब हुआ था, तो 3 अगस्त 1886 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चिरगांव में हुआ था। चिरगांव कहाँ पर है? झांसी जिले में स्थित है। झांसी जिला कहाँ पर है? यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और इनकी मृत्यु जो हुई थी यह 12 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 12 दिसंबर को हुई थी। और किस सन में हुई थी? 1964 में हुई थी। कब? 1964 में हुई थी। लगभग या कितने सालों तक जिंदा रहे? तो 78 वर्षों के जीवन काल तक यह जिंदा रहे, मतलब कि इनकी आयु कितनी रही कुल मिलाकर के? 78 साल यह जिंदा रहे। कौन? मैथिली शरणगुप्त की एज कितनी, मतलब कि कितने साल जिंदा रहे? 78 साल इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की और बहुत विशेष योगदान हिंदी साहित्य को दिया। किसने? मैथिली शरणगुप्ता जी ने। अब यहाँ पर और समझें, 12 दिसंबर 1964 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। निधन कैसे हुआ, यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम से पूछता है। निधन हुआ था दिल का दौरा पड़ने के कारण से। क्या? इनको दिल का दौरा पड़ा था और दिल के दौरा पड़ने के कारण से इनका क्या हो गया? निधन हो गया। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई, सभी लोग गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जितने भी लोग देख रहे हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चले, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं ये ध्यान रखेंगे, सभी लोगों को लगातार बने रहना। क्या? लगातार सबको बने रहना। ओके, ध्यान रखेंगे, क्या? सभी को लगातार बने रहना। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखें और अगले मुद्दे को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला मुद्दा आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। चलिए आगे थोड़ा समझें। इनके पिता का क्या नाम था? एग्जाम से आपसे अभी प्रश्न पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव वालों। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का क्या नाम था? रामचरण कनके। क्या? कनकने। रामचरण कनकने इनका क्या नाम था? इनके पिता का नाम क्या था? सॉरी, इनके पिता का नाम क्या था? रामचंद्र, क्या नाम था? रामचरण कनकने। क्या? रामचरण कनकने। ध्यान दीजिएगा, भूल जाएंगे कभी कभी। रामचरण कनकने किसके पिता का नाम था? मैथिली शरणगुप्ता जी के पिता का नाम था। इनकी माता का क्या नाम था? तो काशी नाम था। इनकी माता का क्या नाम था? काशी नाम था।
और काशी इनकी माता का जो नाम था, इन्हीं काशी के तीसरे संतान थे कौन, मैथिली शरण गुप्त। कौन थे, तीसरी संतान थे, मतलब तीसरे नंबर के यानी संजले लड़के थे या ठीक, किसके, काशी के, जो कि किसकी पत्नी थी, रामचरण कनकने की पत्नी थी। और माता जी किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्ता जी की हैं। मैथिली शरण गुप्ता का पिता का नाम क्या नाम था, रामचरण कनकने था। कब जन्म हुआ था, 3 अगस्त 1886 में जन्म हुआ था। और कहाँ पर, चिरगांव झांसी जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, ध्यान दें कि मृत्यु कब हुई, 12 दिसंबर 1964 में दिल का दौरा पड़ गया, उसके कारण से मृत्यु हुई। 78 वर्षों तक यह जीवित रहे। इतनी बातें क्लियर हुई। हिंदी साहित्य जगत में इनको दद्दा कहा जाता है और इनको राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। इतनी बातें क्लियर हुई। चूँकि इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग भी लिया था और इनको जेल भी जाना पड़ा था। ध्यान रखेंगे, जेल में भी इन्होंने 2-3 रचनाओं को लिखा है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए आगे देखते हैं इनके बारे में और सारी बातें समझते हैं। इनकी भाषा की बात की जाए, इन्होंने अपने जीवन में बात की जाए, इनकी शिक्षा दीक्षा अधूरी रही है, पूर्ण रूप से शिक्षा इनकी हो नहीं पाई है, सही तरीके से इनकी शिक्षा हो नहीं पाई। मैथिली शरण गुप्त जी की शिक्षित सही तरीके से नहीं हुए, लेकिन इनके गुरु थे, इनका नाम था राम स्वरूप और शास्त्री और दुर्गादत्त पंत। तो राम स्वरूप शास्त्री और दुर्गादत्त पंत जो थे, गाँव के एक प्रकार से कॉलेज वगैरह जो थे उसी में पढ़ाया करते थे। उनके सानिध्य में इनका क्या हुआ है, इनका एक प्रकार से अध्ययन वगैरह हुआ और इसी से इनको हिंदी में ख्याति मिली, हिंदी में जानकारी प्राप्त की इन्होंने, बंगला में जानकारी प्राप्त की, संस्कृत में जानकारी प्राप्त की, मतलब साहित्य जगत में। तो उससे हिंदी, बंगला और संस्कृत इन सभी के साहित्य में इन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त करी। और ख्याति कैसे प्राप्त करी, रामस्वरूप शास्त्री और दुर्गा दत्त पंत के निर्देशों उन्हीं के अनुरूप तमाम सारी बातें बताई गई और उसको इन्होंने फॉलो किया और अच्छे तरीके से सारे मुद्दे क्लियर करे। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आगे समझते हैं। यहाँ पर इनकी पहली कविता की बात की जाए तो ब्रज भाषा में लिखी गई कनकलता। इनकी सबसे पहली कविता लिखी गई जब ये छोटे से थे, तो इन्होंने ब्रज भाषा में एक रचना लिखी थी। क्या नाम था उसका, कनकलता। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न पूछेगा कि कनकलता जो है, मतलब जो है पहली कविता ब्रजभाषा में जो लिखी गई मैथिली शरण गुप्ता जी की, वह कौन सी है, तो कनकलता है। पूछेगा कि जो है पहली मैथिली शरण गुप्ता की पहली कविता किस भाषा में लिखी गई, तो ब्रजभाषा में लिखी गई। नाम क्या है, कनकलता। नाम क्या है भाई, कनकलता नाम है। ठीक, समझ में आ रही बात है ना। चलिए आगे थोड़ा समझते हैं हम और भी मुद्दों को। आगे यहाँ पर समझें आप लोग। तो पहली चीज़ ये हो गई। और इनकी एक प्रकार से हेमंत नामक कविता जो है इनकी जो है पहले आई है। सबसे पहले बात की जाए, हेमंत नामक कविता भी इनकी जो है सबसे पहले मानी जाती है हिंदी के जगत में बात की जाए तो। ठीक, ध्यान रखेंगे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे सरस्वती पात्रिका का संपादन, मतलब कि सरस्वती पात्रिका जो थी इनकी रचनाओं का संपादन, मतलब मैथिली शरण गुप्ता जी जो थे इनकी रचनाओं का संपादन जो हुआ करता था, रचनाओं का संपादन जो होता था, संपादन, क्योंकि जो पत्रिका होती थी, पत्रिका मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि जो प्रोडक्शन हब होते हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह रिलीज करने के लिए कुछ हब होते हैं कि हाँ यहीं से मूवी जो है रिलीज होगी इस प्लेटफॉर्म से। जैसे बात की जाए यूट्यूब है, तो मैं आपको किस थ्रू पढ़ा रहा हूँ, किस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। आज की बात की जाए तो यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एक प्रकार से यूट्यूब की जो नियम एंड टर्म्स जो कंडीशन वगैरह हैं उनको हमको क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं भी मेरे भाई जो सरस्वती पात्रिका होती थी, एक मिनट, सॉरी, जो सरस्वती पात्रिका होती थी, जो कि जिसका संपादन कौन कर रहे थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कर रहे थे, उसी सरस्वती पात्रिका से संपादन होता था। विभिन्न रचनाकारों की रचनाओं का संपादन हुआ करता था, मतलब उनकी रचनाएं संपादित होती थी, प्रकाशित हुआ करती थी। मतलब अगर किसी को रचना प्रकाशित करनी है, रचना प्रकाश में लानी है, रचना को लोगों तक पहुँचाना है, तो उस रचना को सरस्वती पात्रिका में पहले जाना पड़ता था। सरस्वती पात्रिका से ही संपादन होती थी, उसका प्रकाशन वगैरह किया जाता था। तो कहीं ना कहीं पे आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जो मैथिली शरण गुप्ता जी थे उनकी रचनाएं कहाँ से प्रकाशित होती थी या किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी, तो सरस्वती पात्रिका से संपादित या प्रकाशित हुआ करती थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके कौन थे, गहरे मित्र भी रहे थे। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इनकी रचनाएं किससे संपादित हुआ करती थी, तो इनकी रचनाएं सरस्वती पात्रिका संपादित हुआ करती थी। जिस प्रकार से यूट्यूब होता है वीडियो अपलोड करने का एक प्रकार साधन, इसी प्रकार से पात्रिका होती थी पहले, तो सरस्वती पात्रिका भी एक प्रकार से ऐसी थी। आप देखेंगे आज्ञे ने तार सप्तकों का प्रकाशन करना प्रारंभ किया। तार सप्तक में एक प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी, उन तार सप्तक आज्ञे जी ने किया। तो कहीं ना कहीं पे उस समय आज्ञे के जो मूल, मतलब आज्ञे के जो विचार हुआ करते थे उसमें ज़्यादातर छाप जो है उनके जो कवि हुआ करते थे जो उसमें शामिल मतलब की अष्टछाप बोल रहा हूँ, जो आपके शामिल होते थे कवि जैसे कि या लेखक जो शामिल हुआ करते थे उसमें उनके जो क्या बोलते हैं, हमने क्या बोला अभी यार, तार सप्तक।
वो तार सप्तक में जो सारी चीज़ें संकलित हुआ करती थी वह कहीं ना कहीं पे आज्ञे के विचार उस पर प्रभावी हुआ करते थे। तो ठीक इसी प्रकार से जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार हुआ करते थे वह सरस्वती पात्रिका पर एक प्रकार से प्रभावित हुआ करते थे। इसकी विशेषता इतनी विस्तात्मकता आप देख सकते हैं कि जो विस्तारवाद की नीतियाँ हैं, विस्तारवाद मतलब रचनाओं में विस्तार बहुत ज़्यादा है, विस्तार से सारे हर चीज़ बताते रहते थे। ठीक, तो यहाँ पर समझे एक एक कवि के बारे में आपको ऐसे विस्तार से समझाऊंगा ताकि हिंदी साहित्य जगत में आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से सारे मुद्दे आपको समझ सकें। ठीक, तो आप मैथिली शरण गुप्त जी से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम से में नहीं छूटेगा। इसी प्रकार से आप किस वीडियो किस चाहते हैं अन्य सब्जेक्ट की, तो फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें, ताकि अगर आप इस वीडियो के अंतर्गत मोटिवेट हमको करेंगे तो आने वाले समय में आपको कोई भी कवि नहीं बचेगा जिसके बारे में आपको बताऊँ ना, सबके बारे में विस्तार से बता दूंगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो पहली कविता ध्यान रखेंगे, तो सरस्वती पात्रिका से संपादन हुआ। ठीक, ध्यान रखेंगे। प्रथम काव्य संग्रह इनका रंग में भंग, प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग नाटकीय अंदाज में लिखा गया। काव्य संग्रह क्या होता है, कहानी संग्रह क्या होता है? भैया संग्रह माने होता है इकट्ठा करना, और काव्य मतलब होता है क्या, काव्य का मतलब जो कविताएं लिखी जाती थी उनको 10-12 कविताएं 20 कविताएं का संकलन करके एक पुस्तक बना दी जाती है, उसी पुस्तक का प्रकाशन कर दिया जाता था। तो एक प्रकार से यह रंग में भंग जो है इनका प्रथम काव्य संग्रह रहा। क्या, रंग में भंग इनका प्रथम क्या है, काव्य संग्रह है। ध्यान रखें कौन सा, रंग में भंग। नाटकीय अंदाज में है, नाटक भी कहीं ना कहीं पे इसको नाटक के अंतर्गत भी रखा जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं तो डायरेक्टिव ऑफ लिटरेचर की उपाधि भी इनको मतलब डीलिट की उपाधि भी इनको मिली। किसकी, डीलिट की भी उपाधि इनको मिली। किसकी उपाधि, डीलिट की उपाधि जो थी इनको मानद रूप से मिली, और कहाँ से मिली, आगरा विश्वविद्यालय से मिली। सबसे पहले आगरा विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि मिली। किसकी, डीलिट की उपाधि मिली। और डीलिट की उपाधि जो है इनको मिली, मतलब कि आगरा विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद में हिंदू विश्वविद्यालय से राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र जो है प्रसाद जी, अपने यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भी कवि हुआ करते थे उस समय, और राजेंद्र प्रसाद जो मतलब कि लेखक हुआ करते थे। और राजेंद्र प्रसाद जो थे मेरे भाई, जो राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे आपके, उन्होंने ही इनको एक प्रकार से क्या करवाया, इनको भी हिंदू विश्वविद्यालय से क्या करवाई, डीलिट की उपाधि दोबारा दिलवाई। तो डीलिट की उपाधि इनको 2 बार मिली। और कहाँ से मिली, किस किस विश्वविद्यालय से, तो मिली भैया किस किस विश्वविद्यालय से इनको मिली, भाई इनको हिंदू विश्वविद्यालय से बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिलवाया, और आगरा विश्वविद्यालय से इनको प्राप्त हुई थी। आगरा विश्वविद्यालय ने स्वयं दिया था डीलिट की उपाधि किसको, मैथिली शरण गुप्त को। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। बताइए अगर क्लियर हो रही तो सारी फटाफट से बताइए, थम्स अप का बटन लगाइए कि हाँ सर सारी बातें क्लियर हो रही हैं आपकी। सारी बातें अगर क्लियर हुई तो बताने का प्रयास करें सभी लोग। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखो, राज्यसभा में इन्होंने सदस्य के पद पर भी कार्य किया। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि एक प्रकार से कला, साहित्य और एक प्रकार से ऐसे ऐसे क्षेत्रों से लिए जाते थे। उस समय 1912 ईस्वी की बात करूं, 1912 ईस्वी में एक रचना इनकी प्रकाशित होती है, और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, और भारत भारती इनकी एक ऐसी रचना है जो कि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है, और सभी लोगों ने उसको पढ़ा और अपने अपने अंदाज में पढ़ा। और कहते हैं कि भारत भारती जो हिंदी में लिखी गई थी खड़ी बोली में, उसको पढ़ने के लिए बात की जाए, उसको पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोग जो थे वह हिंदी पढ़ना प्रारंभ करने लगे थे। मतलब जो हिंदी भाषी क्षेत्र के मतलब लोग नहीं थे, उन्होंने भी हिंदी में देखा कि भारत भारती जो है बहुत अच्छी विधा है, इसलिए उन्होंने हिंदी का गहन, पहले जो है आपका कन्वर्टर या फिर जो है ट्रांसलेटर वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। तो ऐसे में होता क्या था मेरे भाई, होता यही था उस समय कि जो कन्वर्टर या फिर आपका हुआ नहीं करता था, तो ऐसे में लोग क्या करते थे, लोग भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे कि आखिरकार उस भाषा में अगर हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो उस भाषा में जो लेख वगैरह लिखे जा रहे हैं, पत्रिका संपादित हो रही है या कोई रचनाएं लिखी जा रही हैं, उसके बारे में हमको गहन अध्ययन होगा, उस क्षेत्र के बारे में, उस देश के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होगी। तो ऐसे में क्या करते थे, लोग भाषाओं का गहन अध्ययन करना प्रारंभ कर देते थे। तो ऐसे में दक्षिण भारत के लोगों ने क्या किया, अधिक मात्रा में हिंदी पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। भारत भारती जो कि 1912 में प्रकाशित हुई। 1912 का समय काल वह समय काल है मेरे प्यारे दोस्तों, जब अंग्रेज सरकार एक प्रकार से चरम उत्कर्ष पर थी। अंग्रेज सरकार का प्रभुत्व था भारतीय सरकार पर। भारत उपनिवेश मतलब कि उपनिवेश था किसका, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का कौन था, भारत गुलाम था। उस समय की परिस्थिति एक प्रकार से अलग प्रकार से बनी हुई थी। लोग वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना एक प्रकार से उनके मन में आ ही रही थी, लेकिन उतनी जटिल सही तरीके से नहीं आ पा रही थी। उसका एक प्रकार से कार्य किया भारत भारती नामक कविता ने, जो कि मैथिली शरण गुप्त ने 1912 ईस्वी में प्रकाशित करवाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भारत भारती सबसे ख्याति प्राप्त इनकी कविता मानी जा सकती
सकती है, बात करें हिंदी साहित्य जगत में या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से, तो भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में कभी कभी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ध्यान रखेंगे आप वीर गाथा काल में, आपको पता होगा वीर गाथा काल में आपने देखा होगा कि लोग कवि जो होते थे राजाओं की प्रशंसा क्या करते थे कि यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, और धय दो डोला समर खेतमा जे जीते ते ले उठाए। या इसी प्रकार से देखते मारो मारो भुजा उखारो, अब ना रखो देर लगाए। इस प्रकार से और तमाम की रिमझिम भाला बरसे, वह मैदानन के बीच मझाए, दांत उखारे भंवरा नलके ते दिल्ली में करे दुआरे चार। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि क्षत्रियों के संबंध में उस समय कवि लिखता है कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 16 ले जीवे सियार, और बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवे का धिक्कार। इस प्रकार से जो है रचनाएं लिखी जा रही थी। इसी प्रकार से तमाम सारी रचनाएं लिखी जा रही थी आदिकाल में, जो राजाओं होते थे उनको वीरता मतलब उनको साहस मिलता था, रचनाओं से जोश मिलता था, और उसी जोश के साथ वह लड़ाई करने के लिए वो टूट जाते थे। मतलब अगर कोई व्यक्ति वीर गति को प्राप्त होता था तो एक प्रकार से उसको स्वर्ग की ओर बताते थे कि लोग स्वर्ग जा रहा है, फिर जन्नत की ओर प्रस्थान कर रहा है, मतलब कि वह एक प्रकार से अमर हो गया। मतलब अगर रणभूमि में उसके प्राण जाते तो वह अमर होगा एक प्रकार से। और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से क्या था कि मार काट की ज़्यादा व्यवस्था हुआ करती थी, इसलिए उसको जो है वीर गाथा काल के नाम से आना आता है। उसमें वीरता पर रचनाएं बहुत मात्रा में हुई। अतिशयोक्ति, वीरता की अतिशयोक्ति वहाँ पर दिखाई पड़ती है, तो ध्यान रखेंगे। और रीतिकाल में वहीं आपको श्रृंगारिक रचनाओं की जो है आपको तमाम सारी चीज़ दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब यह है जो कवि होता है वह कवि समाज में चल रही जो विद्रूपताएँ होती हैं, समाज में व्याप्त जो बुराइयाँ होती हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, समाज में व्याप्त जो परंपराएं होती हैं जो कि घिसी पिटी परंपराएं बहुत दिनों से चली आ रही हैं, वह एक प्रकार समाज को एक प्रकार से बरगला रही हैं, समाज में तमाम प्रकार की चीज़ों को एक प्रकार से गलत तरीके से दिखा रही हैं, समाज को एक प्रकार से समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है उन रीतियों के कारण से। तो उन रीतियों को समाप्त करने का कार्य कौन करता है? कवि लोग करते हैं। कवि लोगों की लेखनी चलती तो एक प्रकार से बहुत एक प्रकार से क्रांति भी आ सकती है। ध्यान रखेंगे जहाँ न पहुँचे कवि रवि वहाँ पहुँचे कौन? कवि। ध्यान रखें इस बात को, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कौन? कवि। तो ऐसे में भारतीय रचना से बहुत ज़्यादा मदद मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे उन्होंने पढ़ा, उनके अंदर जोश पनपा, राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित हुई। इस प्रकार से मैथिली शरणगुप्त को एक प्रकार से इसीलिए क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीयता के मतलब को ध्यान में रखते हुए रचनाएं लिखी। और जाहिर सी बात है वैसी रचनाएं ही लिखनी चाहिए थी उनको। मतलब सभी कवि उस समय कैसे लिख रहे थे, क्योंकि होता क्या है उस समय क्या था, अपना भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का। तो ऐसे में गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत जो कि एक प्रकार से बुला रहा था, जो भारत माता थी वह जकड़ी हुई थी, मतलब कि उनको एक प्रकार से गुलामी की जंजीरों से जकड़ा गया था। वह चीख रही थी कि किसी तरीके से इन गुलामी के चंगुलों से हमको छूटना है। ऐसे में कवि लोग जो है अपनी लेखनी का प्रयोग करके लोगों के अंदर, सेनानियों के अंदर जोश भरते थे और खुद स्वतंत्रता सेनानियों में भाग भी लेते थे। स्वतंत्रता मतलब कि स्वाधीनता संग्राम में भाग भी लिया। मैथिली शरणगुप्त जी जेल में भी रहे, जेल में भी रचनाएं लिखते रहे और एक प्रकार से भारतीयों के अंदर जोश पनपाते रहे, और तब लोगों को पता चला कि हम गुलाम हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जो रचना 1912 की बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं बता रहा था आपको राज्यसभा, यह राज्यसभा के सदस्य रहे। राज्यसभा के सदस्य कौन बनता है? तो 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन? 12 लोग जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कहाँ पर? राज्यसभा में। और कैसे मनोनीत किए जाते हैं? तो किस प्रकार से? कोई शिक्षा के क्षेत्र से हो, कोई एक प्रकार से खेल से हो, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, कोई भौतिकी से हो, कोई केमिस्ट्री वगैरह से हो, या कि मतलब कि शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में जो विशेष ख्याति, ऐसे हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की, इसलिए इनको एक प्रकार से क्या कर दिया गया? राज्यसभा का सदस्य के रूप में क्या किया गया? मनोनीत किया गया। और कब किया गया? 1952 ईस्वी में। कब किया गया? 1952 ईस्वी में किया गया इनको। कब? 1952 ईस्वी में मैथिली शरणगुप्त जी को राज्यसभा के पद पर आसीन, मतलब राज्यसभा में एक सदस्य पद, जो पद एक प्रकार से सांसद का होता है। सांसद समझते हैं? सांसद जो होता है, जो जिला वगैरह में चुनाव होता है, जिसको सांसद जो होते हैं मोदी जी को वोट देते हैं। ध्यान रखें, सांसद जो होते हैं, सांसद का चुनाव जो होता है, वैसे सांसद चुनाव जैसे कि सांसद समझते होंगे आप सभी लोग सांसद। तो राज्यसभा एक, लोकसभा दो होते हैं। संसद जो होती है, संसद यहाँ पर संसद कर लीजिए। तो सांसद जो होते हैं संसद में बैठते हैं। जो संसद के सदस्य होते हैं उनमें संसद दो भागों में, एक तो पहले लोकसभा होती है और दूसरी राज्यसभा होती है। तो जो लोकसभा होती है इसका जो है आपका चुनाव होता है या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव जो है एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से होता है जनता के।
मतलब सीधे जनता इसमें वोट नहीं डालती। क्या? सीधे जनता वोट नहीं डालती किसमें? राज्यसभा वाले में। अब इसी के सदस्य थे या विशेष ख्याति प्राप्त थी हिंदी के क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त को, तो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि 12 सदस्यों को वह क्या करे? मनोनीत करे। तो इसी 12 सदस्यों को उन्होंने क्या किया? राज्यसभा में मनोनीत किया। और कब किया? 1952 ईस्वी में किया। कब किया? 1952 ईस्वी में किया, ध्यान रखेंगे। अब 1952 ईस्वी में किया तो ध्यान रखेंगे राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। जबकि बात करें अगर लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्षों का होता है। देखेंगे प्रत्येक 5 सालों पर प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं, ठीक। कोई मतलब ये फिर दोबारा चुनाव होता है, ठीक। वहीं बात की जाए तो राज्यसभा का चुनाव कब होता है? 6 वर्षों के बाद में वो रिटायरमेंट हो जाती है उनकी। मतलब उनको जो है प्रत्येक 2 वर्षों में 3 वर्षों में जो है एक प्रकार से नई प्रक्रिया के द्वारा भर्ती किया जाता है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा प्रत्येक वर्ष मतलब कि हर 5वें वर्ष भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा जो होती कभी भंग नहीं होती, ठीक, ध्यान रखेंगे। और तो इस कब तक रहे? 1964 तक, मतलब कि दो बार राज्यसभा के रहे, मतलब कि लगभग 12 सालों तक क्या रहे। और 12 साल मतलब कि 2 अपना पद पूरा किया, 2 पदभार इन्होंने संभाला, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। तो राज्यसभा के कौन रहे? सदस्य भी रहे हैं। आगे समझो, इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। किससे नवाजा गया? पद्म विभूषण से। किसने नवाजा? भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण सम्मान से मतलब कि क्या किया? विभूषित किया। पद्म विभूषण सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है, उससे विभूषित किया। किसको? तो द्विवेदी जी को, सॉरी मैथिली शरण गुप्ता जी को किया। कब किया? 1953 में। कब बने भैया? 1952 ईस्वी में राज्यसभा के क्या बने थे? राज्यसभा के सदस्य बने थे, ठीक। और 1953 ईस्वी में ही इनको क्या कर दिया गया? पद्म विभूषण सम्मान से भारत सरकार के द्वारा इनको क्या कर दिया गया? विभूषित कर दिया गया, ठीक। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, भारत सरकार के द्वारा किया गया। उसके बाद में 1954 ईस्वी में 1 साल के बाद में इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान दिया, जिसके कारण से इनको पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। कब? 1954 में। आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि मैथिली शरण गुप्त राज्यसभा के सदस्य कितनी बार रहे? तो 2 बार रहे। कब कब रहे? 1952 से लेकर के 1964 तक क्या रहे, ठीक। 6 साल का वो होता है इनका, ठीक, ध्यान रखेंगे। इन्होंने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त की। और दूसरा क्या? हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। किसने दिलवाई थी? हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिलवाई थी, ठीक। आगे थोड़ा समझे तो पद्म विभूषण जो था 1954 में इनको मिला। आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा पद्म विभूषण से इनको सम्मानित कब किया गया? तो 1954 में सम्मानित किया गया। किसके क्षेत्र में पाया इन्होंने? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। आगे समझो, मानस मुद्रण की स्थापना इन्होंने की। किसकी मुद्रण की? तो मानस मुद्रण की स्थापना करी। कहाँ पर करी थी? चिरगांव झांसी में ही इन्होंने क्या करा था? मानस मुद्रण की स्थापना करी थी। सॉरी, साहित्यिक सदन प्रेस की स्थापना करी थी जो है झांसी में, ठीक, ध्यान रखेंगे। मानस मुद्रण प्रेस की मतलब मानस मुद्रण की भी स्थापना करी थी। कब? 1954 से 1955 ईस्वी में इन्होंने मानस मुद्रण जो की एक प्रकार से स्थापना करी। किसके मतलब कि किसने करी है? तो भाई किसने करी? मैथिली शरण गुप्ता जी ने करी। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि मानस मुद्रण की स्थापना किसने करी है? तो मानस मुद्रण की स्थापना किसने करी है? मैथिली शरण गुप्ता ने करी। कब? 1954 से 55 के आसपास करी, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे समझते थोड़ा सा, साहित्य सदन प्रेस। साहित्य सदन प्रेस का एक प्रकार से भी इन्होंने क्या किया है? जो है एक प्रकार से स्थापना करी 1911 में। कब करी? 1911 ईस्वी में करी, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है क्या? आपसे पूछेगा कि साहित्य सदन प्रेस की स्थापना कब की गई मैथिली शरण गुप्त के द्वारा? तो कब की गई? 1911 में की गई, ठीक, ध्यान रखेंगे। मानस मुद्रण की स्थापना कब की गई? 1954-1955 के आसपास की गई। अगला देखते हैं। हाँ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जितने भी लोग का जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग लगातार बने रहेंगे और ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जय हिंद। बहुत सारे लोग जय हिंद बोल रहे हैं, चलिए जय हिंद और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर अगला सबसे पहली बात की जाए, अब इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें। तो आपसे पूछेगा कि मैथिली शरण गुप्त की जीवन परिचय बताते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। आपसे पूछेगा मैथिली शरण गुप्त की जो है व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। आपसे लिखित वालों आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को बताते हुए उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो कोई भी प्रश्न आपसे मैथिली शरण गुप्त को लेकर के पूछा जाएगा, भाव पक्ष या काव्य पक्ष की विशेषताएं पूछेगा, तो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभान्वित होंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सभी लोग वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। ओके, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए यहाँ पर देखें आप सभी लोग कि इनका जो महाकाव्य, 2 महाकाव्य की रचना इन्होंने करी जो कि बड़े फेमस हैं। एक तो साकेत महाकाव्य है और दूसरा क्या है? यशोधरा महाकाव्य। क्या है? साकेत महाकाव्य
महाकाव्य और यशोधरा महाकाव्य जो है इनका एक प्रकार से क्या है, महाकाव्य है। तो पूछेगा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों की रचना करी, तो कितने महाकाव्यों की रचना करी, 2 महाकाव्यों की रचना करी। किसने करी मेरे भाई, तो मैथिली शरण गुप्ता जी ने करी। किसने करी, मैथिली शरण गुप्ता जी ने करी। ठीक, ध्यान रखेंगे कितने महाकाव्य, 2 महाकाव्य। कौन कौन, साकेत और यशोधरा। कौन कौन, साकेत और यशोधरा। ध्यान रखेंगे, आगे समझते हैं। इन्होंने खंड काव्यों की रचना बहुत अधिक मात्रा में करी है। किसने, मैथिली शरण गुप्ता जी ने। खंड काव्य आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई पड़े, मैं एक को पढ़ता हूँ। सबसे पहला खंड काव्य इनका क्या है, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध इनका खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का। वहीं भारत भारती भी खंड काव्य भी है, जो एक प्रकार से 1912 में प्रकाशन में आया और बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त है यह। ठीक, ध्यान रखेंगे। पंचवटी भी इनका क्या है, खंड काव्य। तो आपसे पूछेगा पंचवटी किस विधा की रचना, मतलब कि क्या है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, प्रबंध क्या है, कौन सा काव्य है, तो क्या है भाई, यह एक प्रकार से खंड काव्य। कौन तो पंचवटी या भारत भारती जयद्रथ वध। तो सारे के सारे क्या होने, खंड काव्य। तो कोई किसी भी प्रकार से आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, आप बना सकते हैं ना, आप कर सकते हैं उसको बड़े आसानी से, ठीक कर सकते हैं ना। तो चलिए, पंचवटी जो है यह भी एक प्रकार से खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्ता जी का। और उसके बाद द्वापर। द्वापर क्या है, यह भी एक प्रकार से किसका है, मैथिली शरण गुप्ता जी का ही खंड काव्य है। सिद्धराज भी इन्हीं का है। नहुस आप पढ़ते होंगे, नहुस भी इन्हीं की रचना है, क्या है, खंड काव्य है। अंजलि और अर्घ। अंजलि क्या होता है, जो कलश का जल, जो कलश का जल होता है वो क्या होता है, अंजलि होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। जो आचमनी में जल रखा होता है, कलश में जल होता है, कलश के जल को हम क्या कहते हैं, अंजलि कहते हैं। अर्घ किसको कहते हैं, अर्घ जो होता है जैसे कि आप हाथ से लेकर के अगर जल को किसी मतलब जैसे सूर्य भगवान को देते हैं, अर्घाचाचमनियम, अर्घ जो आप देते हैं तो वही होता है आपका अर्घ। ठीक, ध्यान रखेंगे। अर्घ मतलब हाथ से जल देना। अर्घा मतलब क्या होता है, किसी दोने में किसी पात्र से जल को उड़ेलना। और जो अंजलि होती मतलब कि जल जब किसी लोटे में किसी कलश में रखा हो तो उसी को अंजलि कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर उसके बारे में इन्होंने क्या लिखा, इसके बारे में भी इन्होंने जो है खंड काव्य लिख डाला। किसने, मैथिली शरण गुप्ता जी ने, अंजलि और अर्घ के बारे में। आगे देखते हैं जो है अजीत, क्या लिखा है, ठीक, अजीत। अजीत भी इन्होंने, और उसके बाद में लिखा, उसके बाद में क्या लिखा इन्होंने भाई, जो है अर्जन और क्या विसर्जन। अर्जन और विसर्जन भी इनका एक प्रकार से खंड काव्य भी है, जो कि किसने लिखा, मैथिली शरण गुप्ता जी ने लिखा। वहीं आपकी बात की जाए क्या, काबा और करबला। क्या, काबा और करबला। काबा और करबला भी इन्होंने लिखा, जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित है। काबा और करबला की रचना किसने करी है, मैथिली शरण गुप्त ने करी है। क्या है, यह खंड काव्य है। किसान खंड काव्य भी इन्हीं की रचना है। कुड़ाल गीत भी किसकी है, कि खंड काव्य है, किसका, मैथिली शरण गुप्ता जी का है। गुरु तेग बहादुर भी किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्ता जी की रचना है। ठीक, और उसके बाद में गुरुकुल किसकी रचना है, तो गुरुकुल भी खंड काव्य किसका, मैथिली शरण गुप्ता जी का। जय भारत भी इन्हीं की रचना है। युद्ध इन्हीं की खंड काव्य है। झंकार भी खंड काव्य इन्हीं का। पृथ्वी पुत्र भी इन्हीं का खंड काव्य है। वक संहार भी इन्हीं का खंड काव्य है। शकुंतला भी इन्हीं का खंड काव्य है। विश्व वेदना भी इन्हीं का खंड काव्य है। राजा प्रजा भी इन्हीं का खंड काव्य है। विष्णु प्रिया भी इनका खंड काव्य है। उर्मिला भी इनका खंड काव्य है। लीला भी इनका खंड काव्य है। और प्रदक्षिणा भी इनका खंड काव्य है। और जो है एक प्रकार से दिवोदस भी इनका खंड काव्य है। और भूमि भाग भी इनका खंड काव्य है। इतनी बातें समझ में आई, तो ये सारे के सारे आपके हैं, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो को, तो आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। फिर से मैं जब रिवाइज़ करवाऊंगा लास्ट में आपका, तो विस्तार से आपको मतलब कि फिर से एक बार मैं सबको बताने का प्रयास करूँगा। अभी रिवीजन करेंगे, मात्र 5 मिनट में सारे के सारे मुद्दों को जो हमने पढ़ाया अभी तक आपको रिवाइज़ करके बता दूंगा, ताकि फिर से एक प्रकार से रिवीजन करने में आपको आसानी हो। ठीक, ध्यान रखेंगे। और इनके नाटक की बात की जाए, नाटक में बात की जाए, इनके नाटक इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। रंग में भंग मतलब कि नाटकीय पर एक प्रकार से काव्य शैली में रचनाएं लिखी, नाटकीय काव्य शैली में। रंग में भंग एक प्रकार से काव्य संग्रह ही है इनका। और उसके अंदर राजा और प्रजा, यह भी एक प्रकार से इनका यह है। ठीक, ध्यान रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त। वन वैभव हो गया आपका, विकट भट्ट हो गया, बिरहिणी हो गई, ठीक, बैतालिक हो गया, शक्ति, सैरंध्री, और उसके बाद में स्वदेश संगीत। हिडिम्बा कौन थी, हिडिम्बा भीम की कौन थी, पत्नी थी हिडिम्बा। आप जानते होंगे महाभारत में, अगर एक कथा आपने सुनी होगी, महाभारत में जब ये लोग जंगल में गए थे, इनको अज्ञातवास बोल रहा हूँ, इनको क्या हो गया था मेरे भाई, जब जो है इनको भेज दिया गया, लाक्षागृह में भेजा गया था, तो वहाँ पर इनको जला दिया गया था, वहाँ से बाहर से आग लगा दी गई थी। तो कुंती भी गई थी और वहाँ पर ये 5 भाई भी गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर हुआ यही था कि ये लोग भाग गए थे, निकल करके किसी तरीके से बच गए थे। और जब यह किसी तरीके से बच गए थे मेरे भाई, तो हुआ क्या था, ये लोग जंगल की ओर चले गए थे।
तो जंगल की ओर गए। वहाँ पर इनको जो है सभी लोगों, रात में भीम जो होते थे वो पहरा दिया करते थे। वहीं पर हिडिंब और हिडम्बा नामक दो भाई बहन रहा करते थे। तो हिडिंब और हिडम्बा दो भाई बहन रहा करते थे। तो हिडिम्बा ने भीम को देखा, और जब हिडिम्बा ने भीम को देखा तो बढ़िया शरीर ठीक ठाक थी इनकी, और उसके अंदर सुंदर भी थे भीम जी। और तब उनको देखा तो प्रेम होगा हिडिम्बा को। हिडिम्बा अच्छा रूप धारण करके भीम जी के सामने मतलब एक प्रकार निहारने लगी उनको। उसके बाद में जो है हिडिम्ब ने भेजा था हिडिम्बा को, जाकर भोजन की तलाश लेके आ रहा हो, कहीं मनुष्य की गंध आ रही है। आई लेकिन प्रेम में फंस गई। बाद में उसका भाई हिडिम्ब आया और तो जो है भीम के साथ युद्ध करने लगा। बाद में हिडिम्बा के मदद से भीम और हिडिम्बा ने मिलकर के जो है हिडिम्ब नामक राक्षस को मार दिया। उसके बाद में वहीं से हिडिम्बा से शादी कर लिया। तो किसने? भीम ने कर लिया, जिनके लड़के का नाम क्या है? घटोत्कच। किसके लड़के का? तो भीम के लड़के का नाम घटोत्कच है। किसके द्वारा हुआ था? तो हिडिम्बा के द्वारा प्रकट हुआ था, मतलब हिडिम्बा के द्वारा उनका जन्म हुआ था। और घटोत्कच के लड़के कौन है? जो है क्या नाम है उनका? जो है बर्बरीक। बर्बरीक जिसका सर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने चक्र से काटा था सुदर्शन से। और वह जो खाटू श्याम वाले बाबा हैं और बर्बरीक का हिस्सा है रखा, उसी को हम लोग पूजते हैं जाकर के। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो हिडिम्बा रचना भी इनकी एक प्रकार से है। हिंदू भी रचना इन्होंने लिखी है। और चंद्रहास रचना, चंद्रहास क्या है? चंद्रहास एक तलवार का नाम है। इस पर भी इन्होंने रचना लिखी। किसने? जो है मैथिली शरण गुप्ता जी ने। चंद्रहास कौन सी तलवार है? रावण को जानते हैं? रावण को जानते हैं? रावण मतलब रावण पंडित विज्ञानी था, मन में तुरंत विचार किया। रावण एक प्रकार से अपने ज़माने का पंडित भी था, बहुत बड़ा पंडित था। मतलब तीनों लोक में उसके जैसा कोई पंडित नहीं था, और ना तो उसके जैसा कोई एक प्रकार से विद्वान था। और वह अपने ज़माने का क्या था? वैज्ञानिक था। आज कोई भी ऐसा जट या जो है एक प्रकार से विमान नहीं है जिस पर बैठो और एक सीट खाली रहे। पुष्पक विमान मात्र एक ऐसा विमान दुनिया का है जो मतलब कि था, जिस पर क्या एक सीट, चाहे जितने भी लोग बैठे दुनिया के, उस पर एक सीट खाली रहती थी। पदम 18 जूथप बंदर, मतलब 18 पदम जूथप बंदर थे। मतलब जूथ बंदर थे किसके पास? हनुमान जी के, मतलब कि सुग्रीव की सेना में थे। भगवान राम जी ने जो लंका पे चढ़ाई करी थी इनको लेकर के, और वो सभी के सभी बैठ करके चले आए थे पुष्पक विमान पर। आप देखेंगे तो लगभग कितने अब खाली फिर भी रहते, उस पर फिर भी सीट खाली ही थी। आप सोचिए कितना एक प्रकार से कितने लोग उस पर आए थे। ठीक, ध्यान रखिए इस बात को। तो वही जो है जो रावण था, रावण ने एक बार बहुत ज़्यादा क्या किया था? तपस्या करी। समझिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी किसी से पूछिएगा तो शायद इसको ना बता पाए आपसे। इसको 2 मिनट सुन लीजिए आप लोग, उसके बाद में फिर मैं सिलेबस पे आता हूँ। ओके, फिर इसको बताता हूँ। चंद्रहास के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। चंद्रहास एक तलवार का नाम है जो कि भगवान शंकर के पास रहती है। अब एक बार रावण को क्या हुआ? रावण एक प्रकार से अपने बल को एक प्रकार से इतराया, और बल उसके बहुत ज़्यादा था। तो वह पहुंचा कहाँ पर? कैलाश पर पहुंचा। कैलाश पर्वत पर उसने क्या किया? हिमालय को उठाना प्रारंभ किया। उसके भुजाओं में मतलब नापने लगा कि मेरे पास कितना बल है, कितनी ताकत है। तो उसने हिमालय पर्वत को ही उठा दिया। जो कैलाश पर्वत था, हिमालय की जो चोटी थी कैलाश श्रेणी, तो कैलाश श्रेणी को क्या कर दिया? उसने अपनी भुजाओं पर एक भुजा से उठा दिया। किसने उठा दिया? तो रावण ने उठा दिया। ठीक, ध्यान रखिए, किसने उठा दिया? रावण ने, लंकापति रावण ने। अब जब उठा दिया तो भगवान शिव ने देखा कि इसको घमंड ज़्यादा हो गया, तो उसने अपना चरण जो है उस पर पर्वत पर फिर से रख दिया धीरे से। जैसे उन्होंने चरण रखा, तुरंत जो है वह पर्वत नीचे की ओर मतलब बैठने लगा, और उसका हाथ उसी के नीचे दब गया रावण का। और जब रावण का हाथ जो है उस पर्वत के नीचे दब गया, दबने के बाद में हुआ क्या भाई मेरे? दब गया जब उसका वहाँ पर पैर मतलब कि हाथ दब गया, तो वह एक श्लोक पढ़ने लगा। कौन सा श्लोक पढ़ने लगा? जो आप तांडव के नाम से जानते हैं, शिव तांडव जिसको कहते हैं। क्या है शिव तांडव? जटाटविगल जल प्रवाह पावित स्थले गले ओलम विलंबितम भुजंग तंग मालिकम डमड्डमड्डमन नाटबड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनुत्तना शिवाशिवम जटाकटाह सभ्रम लिप लिप झरी बिलोल बच्च बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद अज्जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम ममा धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंध बंधुरा अफरत दिगद संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष घोड़ी निरुद्धुरापति कचित दिगंबरे मनो विनोद भूत वस्तुनि। इस प्रकार से और भी आगे बहुत लंबा थोड़ा सा, तो ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा समय आपका लगेगा। यह शिव तांडव है। ठीक, तो शंकर भगवान की इस प्रकार से रावण प्रार्थना करने लगा, और जब इस प्रकार से रावण ने प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी तो शंकर भगवान इससे प्रसन्न हो गए और अपना चरण उठाया और इसने पर्वत के नीचे से अपना हाथ निकाला। भगवान शंकर प्रकट हुए, इसको दर्शन दिया और इसको एक तलवार दी। इसका क्या नाम था? चंद्रहास नाम था। और कहा कि इस तलवार से जब भी आप मारोगे तो क्या होगा? इसके सिधाने पर जो कुछ भी आएगा, मतलब कि कोई आपका जो है दुश्मन है उसको आप मारने जा रहे हो, कोई आपका दुश्मन है उसको मारने जा रहे हो,
अब मान लेते हैं वह गायब हो रहा है, इधर तमाम सारी चीज़ें गायब हो गया, सामने ही है आपके, लेकिन गायब है नहीं, माया कर दिया है। तो आप यहाँ पर चंद्रहास से मारेंगे तो भी वो कट जाएगा, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके सीधानी पर है, आपका दुश्मन मारेंगे मर जाएगा। आप देखे होंगे जब जटायु जो था, गिद्धराज जटायु माता सीता का जब हरण करके मतलब रावण ले जा रहा था, तो गिद्ध जो था उड़ उड़ करके रावण को मार रहा था। अब देखेंगे एक पक्षी का पंख काटना कितना मुश्किल होता है, तो एक पंछी उड़ जाता था तुरंत से, रावण तलवार तानते उड़ जाता। अब रावण ने तलवार ताना, उसके बाद में उन्होंने मारा, अब पंछी उड़ा लेकिन उसी के सिधाने पर था, इसलिए उसका पंख क्या हो गया, कट गया था। तो चंद्रहास हुआ तलवार थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट से वीडियो को क्या है बातें जो हमने बताई आपको समझ में आई, अच्छी लगी बातें, अगर अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे थोड़ा बढ़ते हैं और भी मुद्दों को समझते हैं। देखिए और कुछ फुटकर रचनाएं भी इनके पाठ्यक्रम मतलब कि इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि केसों की कथा, क्या केसों की कथा। अगला है स्वर्ग सहोदर, क्या स्वर्ग सहोदर, सहोदर माने क्या होता है, भाई एक प्रकार से, ठीक। तो स्वर्ग सहोदर और ये दोनों और मंगल घर, ठीक, ये सब क्या है एक प्रकार से इनकी फुटकर रचनाएं लिखी गई। काव्यगत विशेषताओं को देखेंगे हम मैथिली शरण गुप्ता जी की, क्या आखिरकार इनके काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी प्रवृत्तियां जिसके कारण ये रचनाएं मतलब उनमें लिखते थे। पहली रचना देखते हैं, पहली विशेषता राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता। जिस समय इनका एक प्रकार से जो है मैथिली शरण गुप्त 1921 के आसपास गांधी जी आ जाते हैं, 1911 ईस्वी के आसपास ही आ जाते हैं, और वहीं से कहीं ना कहीं गांधी जी एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उतने सही तरीके से नहीं, बाद में 21 से एक्टिव होते हैं। और कहीं ना कहीं पे गांधीवाद का पूरा प्रभाव पड़ा किस पर, मैथिली शरण गुप्ता पर। गांधीवाद का पूरा प्रभाव पड़ा गांधी जी का किस पर, मैथिली शरण गुप्ता जी पर। और ध्यान रखेंगे जब पूरा प्रभाव पड़ा तो ध्यान रखेंगे उस समय राष्ट्रवाद की भावना अपने चरम उत्कर्ष पर थी, इसलिए जब भी ध्यान रखेंगे राष्ट्रीयता वाली रचनाएं आएगी तो मैथिली शरण गुप्त का नाम अग्रणी रहेगा। इनका नाम राष्ट्रकवि कहा जाता है। और छायावाद में भी राष्ट्रीयता की भावना आप देखेंगे विभिन्न कवियों के परिप्रेक्ष्य में रही है, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना सबके अंदर है, लेकिन इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, इसके अंदर मैथिली से तो राष्ट्रीयता की भावना होती थी, रचनाएं लिखी जाती थी जो भी उनमें राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई होती थी। वहीं बात की जाए तो गांधीवाद भी उनमें जो है भरा हुआ था, गांधी जी के विचारों की प्रधानता इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। आगे बात की जाए गौरव में अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता, मतलब जो आपका इतिहास है, हमारे भारत का इतिहास गौरवमयी इतिहास रहा है। आप प्राचीन इतिहास कभी पढ़ेंगे तो उसमें आप समुद्रगुप्त के बारे में कभी पढ़ें। समुद्रगुप्त मात्र दुनिया का एक ऐसा राजा था जिसने 100 का 100 युद्ध लड़ा और 100 का 100 युद्ध जीता, मतलब एक भी युद्ध उसने हारा नहीं आज तक समुद्रगुप्त एक युद्ध तक नहीं हारा, मतलब कि समुद्रगुप्त ऐसा राजा था प्राचीन काल का। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन जो भारत था उसमें भारत की महत्ता किस प्रकार से, जो भारत सोने की चिड़िया का भी कहलाता था, आज उस भारत में एक प्रकार से गरीबता फैली हुई है। आज उस भारत में मेरे प्यारे दोस्तों बहुत प्रकार के भ्रष्टाचार या तमाम प्रकार की जो है एक प्रकार से अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं, ऐसा विचार लोगों के मन में बना। और उस समय अपने गौरव में अतीत को लोग याद करने लगे, मैथिली शरण गुप्त वगैरह अन्य कवि, और उसके उसी को याद करके गौरवमय इतिहास को याद करते थे, और याद करने के बाद में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको लाते थे और वर्तमान में वैसी रचनाएं लिखते थे ताकि लोगों के मन में अपने जो भारतीय इतिहास है, जो पुरानी परंपरा है, उसको याद करें। जैसे हनुमान जी को याद दिलवाया था, बल किसने, जामवंत ने। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई, तब मोह परिख्यो तुम भाई, तब मोह परिख्यो तुम भाई, सैदु कंद मूल फल खाई। इस प्रकार से और तमाम आगे जो है, ठीक, जामवंत के वचन सुन हनुमंत भाई, अति लघु मोह परिख्यो तुम भाई सैदु। चले आगे देखते हैं। तो गौरव में अतीत के इतिहास को याद दिलवाया सभी को, और याद दिलवाने का काम किसने किया, मैथिली शरण गुप्ता जी ने किया, अन्य कवियों ने भी किया। तो कहीं ना कहीं पे गौरव में अतीत की महत्ता को बताया, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की महत्ता को भी अपनी रचनाओं में इन्होंने पिरोया है। तो भारतीय संस्कृति कैसी रही है उस पर फिर से लौटो, तो इस प्रकार से इन्होंने बताया। ठीक, आगे देखते हैं इनकी रचनाओं में और क्या मिलेंगे। काव्यगत विशेषताओं में पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्व, परिवार कैसे चले उसके बारे में, पारिवारिक जीवन किस प्रकार से निभाए, पारिवारिक जीवन में क्या कला है या फिर क्या एक प्रकार से सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसको भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। वहीं नारी मात्र को विशेष महत्व दिया गया, नारी मात्र को भी विशेष महत्व, मतलब कि नारी को विशेष महत्व दिया गया। इसमें नारी के प्रति सहानुभूति, क्या लिखा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और, मतलब कि आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँखों में है पानी, मतलब कि जो है आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। ऐसी रचनाएं, मतलब नारियों के प्रति सहानुभूति है इनमें, शोषितों के प्रति सहानुभूति है, जो शोषक वर्ग है उसके प्रति विद्रोह करते हैं, मतलब कि जो एक प्रकार से जो है रचनाएं, मतलब कि जो मतलब एक प्रकार से गांधीवाद और मार्क्सवाद की भी विचारधारा इसमें धीरे धीरे आने के प्रारंभ हो जाती है। कुछ कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आती है, मार्क्सिस्ट विचारधारा इस समय उतनी मात्रा में नहीं आती है, लेकिन नारी के प्रति विशेष सहानुभूति आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्ता जी से ही आगे। ठीक,
और इसमें मतलब कि इस रचनाओं में महेंद्र गुप्त जी की रचनाओं रानी नारी को भोग की वस्तु बिल्कुल नहीं समझाता था, जैसा रीतिकाल में था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर नारी को एक प्रकार से महत्वाकांक्षा दी गई, नारी को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए तमाम सारी चीज़ें लिखी गई। ठीक, आगे देखते हैं इनकी रचनाओं में। और आप क्या देखेंगे, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध और मुक्तक क्या होता है, प्रबंध काव्य वह काव्य होता है, मतलब प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों काव्यों में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। प्रबंध काव्य वह काव्य होता है मेरे भाई जिसका काव्य मतलब कि जिसका केंद्र क्या हो, जैसे कि मान लेते हैं प्रबंध काव्य। रामचरितमानस क्या है, दुनिया मतलब कि सबसे बड़ा क्या है, प्रबंध काव्य एक प्रकार से, तो प्रबंध काव्य है रामचरितमानस। अब प्रबंध काव्य क्या होता है सॉरी मेरे भाई, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं चले। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, मैं यही बता रहा था कि प्रबंध काव्य जो होता है आपका और जो मुक्तक काव्य होता है, दो प्रकार के काव्य होते हैं जो कि लिखे जाते हैं। जब भी आप महाकाव्य और खंड काव्य लिखते हैं, दो प्रकार से लिखते हैं, एक तो चाहे मुक्तक शैली में लिखें और चाहे प्रबंध शैली में लिखें। प्रबंध शैली वह शैली होती है जिसमें एक ही मुख्य पात्र होता है, एक मुख्य पात्र के भैया एक पात्र के चारों तरफ जब कोई रचना, एक मुख्य पात्र के चारों तरफ कोई रचना क्या हो रही हो, सराउंडिंग हो रही हो, मतलब कि उसी के ऊपर झुकी। रामचरितमानस देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र की पूर्ण व्याख्या करती है, वही लक्ष्मण जी की या फिर भरत जी की उतनी व्याख्या सही तरीके से नहीं कर पाती, उनके समस्त जीवन की जानकारी आप नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन सारा का सारा जो आपका ध्यान होता है रामचरितमानस पढ़ने में और राम जी पर ही होता है। तो ऐसी रचना जिसमें एक ही मुख्य पात्र, मतलब कि ऐसा पात्र हो जिस पर ही पूरी की पूरी रचना क्या हो, केंद्रित हो, तो ऐसी रचनाओं को हम प्रबंध काव्य कहते हैं। मुक्तक काव्य वह काव्य होता है जिसमें मतलब मुक्त हो, एक प्रकार से किसी के बारे में भी बताया जा सकता है। तो ऐसा काव्य जो कि एक प्रकार से मुक्त हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको मेरे भाई हम मुक्तक काव्य कहते हैं। ठीक, मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता कि हाँ किसी मतलब एक ही के बारे में लिखें। दोनों शैली में, प्रबंध में भी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और मुक्तक शैली में, मतलब प्रबंध काव्य भी लिखा, मुक्तक काव्य भी लिखा, किसने, महेंद्र गुप्त ने। ठीक, आगे देखें और प्रवृत्ति देखें इनकी। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ ही साथ मुहावरों का प्रयोग। शब्द शक्ति क्या होती है, तीन प्रकार की शब्द शक्ति आपने देखा होगा हिंदी साहित्य जगत में। एक होती है अभिधा, क्या होती है, अभिधा, और क्या होती है लक्षणा, और क्या होती है व्यंजना। क्या होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती है हिंदी साहित्य जगत में। अभिधा मतलब जो बातें कही गई वो बातें ठीक ठाक उसी में है। व्यंजन, लक्षणा का मतलब होता है लक्षण वगैरह दिखाई पड़े। व्यंजना मतलब एक प्रकार से ऐसी चीज़ें, मतलब कि लक्षणा, व्यंजना और अभिधा, मतलब किसी दिन विस्तार से मैं समझा दूंगा, शब्द शक्ति बड़ा चैप्टर है यार। लेकिन ऐसी रचना की मतलब कि कहो कुछ और, मतलब कि हम कह रहे हैं कि 8 बज गए हैं, मतलब मैं कहूँ कि 10 बज चुका है, इसका मतलब क्या है। अब आप कुछ लोगों में से समझ चुके कि सर जी टाइम बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने क्या समझा, कुछ लोगों ने समझा होगा मेरे भाई, कुछ लोगों ने क्या समझा होगा इसमें कि जो है सर कह रहे हैं 10 बज चुका, अब क्लास समाप्त होने की बारी है। ठीक, तो इसी प्रकार से तमाम सारे लोग समझ सकते हैं। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती हैं, जिस कारण से शब्दों में क्या होता है, शक्ति प्रदान होती है। शब्द मतलब कि कहो कुछ और, उसका मतलब कुछ और हो, तो इसमें तीन प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब इन तीनों को हम समझें किसी दिन विस्तार से, अभी बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा और लंबा वीडियो, वैसे आपके एग्जाम से पूछा भी नहीं जाएगा। बस इतना जानिए जो शब्द शक्ति होती है या शब्दों को एक प्रकार से शब्दों की महत्वाकांक्षा को बढ़ा देती है, शब्दों की शक्ति को बढ़ा देती है। जिस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों इंडिया के व्यक्ति को चाय पिला दो उसके बाद में उनके अंदर एनर्जी आती है, ठीक इसी प्रकार से अगर शब्दों में हम आप शब्द शक्ति का प्रयोग कर देते हैं, शब्दों में शक्ति आ जाती है। ठीक, समझे इतनी बात। तो शब्द शक्तियों का प्रयोग भी इन्होंने अपने काव्य में सही तरीके से किया है। वही अलंकारों का भी प्रयोग किया। अलंकार समझते हैं, अलंकरोति इति अलंकाराः, कहें तो अलंकार भी पढ़ा दूं आपको, अगर आपकी राय हो तो अलंकार का विशेष संदर्भ में आपको अलंकार, रस, छंद, इन सबको विस्तार से आपको पढ़ा दूं। अगर आपकी इच्छा हो तो रस, छंद, अलंकार, संधि, विलोम, इस सबको विस्तार से आपको पढ़ा दूं। अगर आप कहेंगे तो मैं जो है जैसे बीए का पेपर समाप्त होता है आपको हिंदी के बारे में सेपरेटली इन सभी के बारे में बता दूंगा, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। टीजीटी, पीजीटी, इन सभी के जो है लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान रखेंगे, उसको मैं पढ़ाऊँगा। शब्द शक्ति जो है इसको भी पढ़ा दूंगा, मतलब कि व्याकरण वगैरह भी आपको समझा दूंगा, ठीक, सही तरीके से। विलोम वगैरह क्या होते हैं, पर्यायवाची, इन सभी को भी। ठीक, यहाँ पर देखें अलंकारों के क्या, अलंकारों का सक्षम प्रयोग किया गया।
मतलब अलंकारों का भी, इनकी रचनाओं में अलंकार भी का भी प्रयोग किया है। जितना महत्व एक स्त्री के लिए सोने की नथुनी और काने की बाली होती है और गले का हार होता है, ठीक उसी प्रकार से रचना में क्या होता है, अलंकारों का प्रयोग होता है। बिना अलंकारों की रचना क्या हो जाती है, एक प्रकार से अधूरी हो जाती है। जैसे जिन मतलब कि एक प्रकार से बिन जो है पायल के जो है स्त्री का पैर जो एक प्रकार सोना सोना लगता है, उसी प्रकार से बिना अलंकार की रचना जो होती है सोनी लगती है। मतलब कवियों का ऐसा मानना है। तो अलंकारों के मतलब अलंकार जिसमें आपका दो प्रकार के अलंकार होते हैं आपके, एक तो होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार आप देखते होंगे यमक, उपमा, श्लेष, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और एक प्रकार से संदेह अलंकार। और आपने देखा होगा संदेह अलंकार के साथ ही साथ आपने देखा होगा भ्रांतिमान अलंकार, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, तमाम प्रकार की चीज़ें होगा। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, अनुप्रास अलंकार। आपने देखा होगा कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जगुआ खाए बौराए। आपने सुना होगा पानी मतलब कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आपने इसी प्रकार से बहुत सारे कि मनु मानो जन जानो जिसमें मिले उत्प्रेक्षा होती है, कि मनो नील मन शैल पर आतप परे प्रभात। ऐसी प्रकार तमाम सारी रचनाएं आपने देखा होगा। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो इन सभी में जो है अलंकारों की जो है पुष्टि हुई है। तो अलंकार कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे यमक अलंकार, नीर घटा उमड़ी घटा चखा न हम चख नीर, और नैना खेत सींचे सदा घट घट रहा शरीर, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सब शक्तियों का तथा अलंकारों का सक्षम रूप से प्रयोग किया गया है मैथिली शरण गुप्त के काव्य में। और इसी के साथ साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया। मुहावरे वो लोग क्या समझते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्या नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो कुत्ते मतलब कि भौंकते हैं वह काटते नहीं, जो बादल गरजते हैं वह बरसते नहीं। इस प्रकार से कुछ मुहावरे लोकोक्तियाँ होती हैं जो कि लोक प्रचलित होती हैं। इनका भी प्रयोग आप मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में देख सकते हैं। वही बात की जाए इनकी काव्य शैली की बात की जाए तो इसमें एक प्रकार से पति वियोक्ता नारी का वर्णन किया गया है। मतलब ऐसी नारी जो कि जिसका पति क्या हो भाई, जिसका पति उसके पास ना हो, जिसका पति उसके पास ना हो। आप लक्ष्मण और मिला का देखेंगे, इसी प्रकार से अन्य भी चीज़ों का देख लेंगे। तो ऐसी स्त्री का वर्णन किया इन्होंने जिसका जो पति हो वह एक प्रकार से उसके पास ना हो, उसका वर्णन भी इन्होंने किया है काफ़ी हद तक। यह भी इनकी प्रवृत्ति रही है। वही बात की जाए इनकी भाषा शैली की, भाई इनकी भाषा शैली कैसी रही है, तो जो मैथिली शरण गुप्ता जी थे अपने, इनकी भाषा शैली जो रही मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जानिए यह खड़ी बोली में रचनाएं लिखा करते थे। किस बारे में, तो खड़ी बोली में रचनाएं लिखा करते थे। एकाध छिटपुट रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में आपको मिलेंगी, लेकिन ज़्यादा रचनाएं, एक आध रचना छिटपुट वो अपवाद स्वरूप है। खड़ी बोली में इनकी सभी रचनाएँ क्या होती थी, लिखी जाती थी। क्योंकि द्विवेदी युग जो था, द्विवेदी युग जो था मेरे प्यारे दोस्तों, द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य जगत में हिंदी का अपूर्व विकास हुआ, हिंदी का बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ। जिसमें क्या हुआ, खड़ी बोली का विकास एक प्रकार से, खड़ी बोली का जवानी जो बोल सकते हैं, खड़ी बोली की जवानी किस में रही है, तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों द्विवेदी युग में बीती है। मतलब एक प्रकार की किशोरा अवस्था जो बीती है वह इसमें बीती। जवानी तो आपकी छायावाद पहुँचते पहुँचते लग जाती है उसकी, ठीक, ध्यान रखेंगे। कहा जाता है कि जो बचपना था जो है खड़ी बोली का भारतेंदु युग में शुरू हुआ, किशोरावस्था उसकी द्विवेदी युग में आई, और किशोरावस्था के बाद में उसकी जो प्रौढ़ावस्था आई वह जाकर के छायावाद में प्राप्त हुई हमको, ठीक। जिसको छायावाद के चार स्तंभ कौन है, प्रसाद पंत, निराला और महावीर वर्मा। बृहत्तरई में कौन आते हैं, प्रसाद पंत, निराला आते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करें जितने वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर समझे भाषा शैली इनकी कैसी है, तो भाषा तो खड़ी बोली है। आप शैली देखेंगे, शैली भैया इनकी कैसी है, प्रबंधात्मक इतिवृत्तात्मक शैली है, प्रबंधात्मक इतिवृत्तात्मक शैली है। यह कौन सी शैली भैया, प्रबंधात्मक मतलब होता है कि इनकी अधिकतर रचनाएं जो थी वह कैसी थी, प्रबंध रूप में होती थी। क्या, प्रबंध रूप में होती थी। प्रबंध मतलब कि एक कोई टारगेट है उसी के आर्य बगल, जैसे कि हमने बताया प्रबंध काव्य जो होते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रबंधात्मक शैली होती है। मतलब एक व्यक्ति के आसपास ही चारों को मतलब की सारी बातें घूमती रहेंगी। और उसके बाद में इतिवृत्त मतलब होता है कि बहुत विस्तार से बढ़ा चढ़ा करके, मतलब खूब विस्तार से। जैसे बात की इतिवृत्त क्या होता है कि मैं शिकार खेलने गया,
वहाँ पर हमने एक जो है एक प्रकार से एक हिरण को देखा। हिरण की आंखें बहुत सुंदर लग रही थी, उनके ऊपर जो छालों में धब्बे उनके शरीर पर पड़े थे वह बहुत अधिक मात्रा में सुशोभित हो रहे थे। उनकी आंखें जो है एक प्रकार से मेरी गांव में जो नव युवती आई है उसके समान दिखाई पड़ रहे थे। इस प्रकार से इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही थी। मतलब क्या था इसका, इतिवृत्त मतलब होता है विस्तार से, इतना विस्तार कर दो जिसका कोई मतलब ही ना हो, फर्जी में सारी बातें को उसमें ठूंस दो। तो ऐसी रचनाएं यहाँ पर लिखी जा रही थी। ठीक, किसमें, तो भाई इसमें लिखी जाती किसके बारे में, तो यहाँ पर कब, द्विवेदी युग में। ठीक, सारी बातें समझ में आ गई। तो इतिवृत्त का मतलब क्या होता है कि फैलाव, क्या फैलाव, रचना का क्या फैलाव, मतलब संक्षेपण जो आप पढ़ेंगे, एक होता है विस्तारण, एक होता है संक्षेपण। तो यह विस्तारण वाली नीति थी। सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं यार। हमारे यहाँ कुत्ते बहुत भौंकते हैं, कुत्ते, कोई दवा बताओ जिससे कुत्ते सारे भाग जाए मेरे, बहुत ज़्यादा भौंकते हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करें, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करें और वीडियो में बने रहें। अभी थोड़ी देर क्लास होगी आपकी, रिवीजन करवा दूंगा 5 मिनट में, फिर आपको छोड़ूंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अभी क्लास आपकी जल्दी समाप्त होगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर क्लास कब तक चलेगी, तो क्लास 10 बजे तक होती है, लेकिन आपकी थोड़ी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। ओके, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करें, सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। मज़ा आ रहा होगा वीडियो में भाई। हिंदी ऐसी पढ़ी कभी आज तक, ज़बरदस्त हिंदी ऐसी पढ़ी कभी तक आज आपने, मतलब बीए के संबंधित हिंदी आपने पढ़ी कभी ऐसी? अगर नहीं पढ़ी तो फटाफट से लाइक करें, पढ़ी भी होगी तो भी लाइक करें मतलब कि लाइक वगैरह करते रहेगा तभी मोटिवेशन मिलता है। बाकी 1 घंटे पढ़ाते पढ़ाते थका तो लगती है बिना चाय पानी के। और आप लोग ऐसे भी नहीं कि चाय वगैरह लगा के पहुँच जाए कि सर चाय पी लीजिए, ऑफलाइन होता तो मज़ा आता पढ़ाने में। चलिए यहाँ पर समझें, तो यहाँ पर देखें प्रबंधात्मक मतलब ऐसी रचना जो कि किसी एक ही कैरेक्टर के चारों तरफ क्या हो, घूमती रहे, मतलब उसी के बारे में केंद्रित हो। और इतिवृत्त मतलब कि फैलाव, उसका फैलाव मतलब उसमें विस्तारवादी नीति, मतलब खूब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा करके बताई जाए बातें। ठीक, जैसे मैं समझा के बता रहा हूँ आपको इतिवृत्तात्मक शैली में। ठीक, आगे समझो भाई। हाँ भाई, हंसते हुए तो अच्छे लगते हैं, हंसते हुए आप भी बहुत अच्छे लगते हो। हंसता हुआ पूरी दुनिया हंसती हुई अच्छी लगती है। जितने भी लोग हैं सभी लोग हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं, और हंसता ही मतलब रहना चाहिए। आप सभी को हंसते ही रहना चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार, सभी लोग अपने पास जितने लोग बैठे हैं सभी लोग हंसें, एक बार मुझे देख करके हंसे, सभी लोग हंसें। ओके, चलिए कुत्ते जो भौंक रहे हैं इनको सुन करके हंसे आप लोग। ठीक, चलिए यह भी एक प्रकार से प्रकृति के देन है। कुत्ते भी क्या है, प्रकृति के देन है। पहले जब मनुष्य बना तो बंदर बने बड़े बड़े और मनुष्य को खाने लगे, तो मनुष्य पहुंचा जो है भगवान के पास, बोला कि एक जो है हमको कोई रक्षक दो, तो रक्षक बना होगा कि कुत्ते के रूप में भेजा। तो कुत्ते से बंदर बहुत डरते हैं, ध्यान रखेंगे। कुत्ते से बंदर जो होते हैं बहुत डरते हैं, क्योंकि कुत्ते जो हैं वह मनुष्य के कौन है, रक्षक है। आगे देखते हैं भाई, दूसरी शैली इनकी कौन सी थी, विवरण शैली। विवरण मतलब कि एक प्रकार से विवरण देते थे कुल चीज़ का, हर चीज़ का विवरण, कुल चीज़ नहीं मतलब हर चीज़ का, कुल चीज़ तो अवधि भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे। तो विवरण मतलब विवरणात्मक शैली मतलब क्या होता है, ऐसी शैली जिसमें क्या किया जाए, विवरण। ऐसे कोई मुद्दा आपको बताएं, जैसे हम अभी आपको बताएं मैथिली शरण गुप्त के बारे में, तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में हमने क्या किया, यहाँ पर विवरण आपको दिया। ये सारी चीज़ जो आपको दी, विवरण दिया कि ये चीज़ें इन्होंने की, क्या क्या चीज़ें की, ऐसे विवरण आपको दे रहा हूँ। तो ये विवरणात्मक शैली में प्रयोग करते थे। कोई चीज़ बताए कि हाँ ये चीज़ें वहाँ से, तो उनका जो पॉइंट है वो कोटेशन के रूप में लिख दिया। ठीक, तो विवरणात्मक शैली में प्रयोग करते थे। आगे है, अब विवरणात्मक शैली में कौन सी लिखी गई, भारत भारती जो 1912 की रचना है, 1912 में प्रकाशित हुई। यह भी एक प्रकार से विवरणात्मक शैली में लिखी गई रचना है। और हिंदू नामक जो रचना है, हिंदू और भारत भारती, ये 2 रचनाएं विवरणात्मक शैली में किसकी जो है, मैथिली शरण गुप्ता जी की। और गीत शैली भी इन्होंने लिखी, गीत शैली में भी इन्होंने रचनाएं करी है। गीत शैली में जो इनका जो नाटकीय अंदाज है, मतलब कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे रचनाएं, हिंदू आप यहाँ पर देखेंगे, हिंदू जो है या किस में लिखी गई है, तो विवरणात्मक शैली में है। बाकी और नाटकीय रचनाएं इनकी गीत शैली में भी लिखी गई है, सारे के सारे, रंग में भंग वगैरह। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। और भी चौथी शैली इनकी कौन सी रही, मिश्रित शैली। मिश्रित शैली में यशोधरा जो इनका जो है काव्य है, यशोधरा क्या है, एक प्रकार से यशोधरा महाकाव्य है। और यशोधरा जो महाकाव्य है इनका, मेरे प्यारे दोस्तों, मैथिली शरण गुप्ता जी का, या किस शैली में लिखा गया है, तो मिश्रित शैली में। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे पूछे किस शैली में लिखा गया है, तो मिश्रित शैली में लिखा गया। आपसे बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, कौन कौन शैली किस भाषा में प्रयोग करते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी, सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, कोई मुद्दा आपसे बचा कर नहीं होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई, इतनी सारी चीज़ें, सारी बातें समझ में आ गई आपके। फटाफट से एक बार रिवाइज़ करें, मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आप लोग तैयार हैं, क्या आप लोग? अगर तैयार हैं तो फटाफट से लाइक करके बताइए, फटाफट से थम्स अप भेजिए, कमेंट सेक्शन में थम्स अप भेजिए सभी लोग, फटाफट से मेरे भाई। चले देखना कितनी लाइक पहुंचा देते हैं आप लोग, देखते हैं कितने लाइक पहुंचाते हैं आप लोग, कितने वाचिंग पहुंचाते हैं मेरे भाई आप लोग। चलिए फटाफट से शेयर करिए वीडियो को, फटाफट से शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं, और 5 मिनट के अंदर
5 मिनट के अंदर 10:01:44 45 हो चुके हैं। अब हमें मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करने जा रहा हूँ क्या, रिवीजन। अब देखिएगा 1:06-7 तक आपका रिवीजन जो है कंप्लीट होगा। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन आपका। मैथिली शरण गुप्त जो थे उनको एक प्रकार से दद्दा भी कहा जाता है और राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। मैं शुरू करता हूँ। आप तो मैथिली शरण गुप्त जो है इनको दद्दा की उपाधि जाती है। राष्ट्रकवि की उपाधि दी किसने, महात्मा गांधी जी ने दी है। और इनका जन्म 3 अगस्त को हुआ था, 1886 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, चिरगांव में हुआ था। चिरगांव में हुआ था। चिरगांव कहाँ पर है, झांसी जिले में स्थित है, यूपी में जिला स्थित है। और इनकी मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर को 1964 ईस्वी में, दिल का दौरा पड़ने के कारण से हुई थी। 78 वर्ष तक क्या जीवित रहे थे। इनका जीवन काल रहा साहित्यिक कल का। और 3 अगस्त को मेरे प्यारे दोस्तों, 3 अगस्त को जिनका इनका जन्म हुआ था मैथिली शरण गुप्त का, उसी दिन को हम क्या मनाते हैं, कवि जयंती के रूप में मनाते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, रामचरण कनकने था। इनकी माता का नाम काशी था, जो कि तीसरी संतान थे मैथिली शरण गुप्त काशी के। ठीक, ध्यान रखेंगे। इनकी भाषा, इनको भाषाओं का किन किन भाषाओं का ज्ञान था, तो हिंदी भाषा का, बांग्ला भाषा का और संस्कृत साहित्य का ज्ञान था इनको। इनके गुरुजन के रूप में राम स्वरूप और जो शास्त्री और दुर्गादत्त पंत ने इनको पढ़ाया लिखाया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। पहली इनकी कविता जो मतलब कि इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। इनकी जो है पहली कविता की ब्रज भाषा में लिखी गई, इन्होंने लिखा कनकलता नाम से। ठीक, सरस्वती पात्रिका का संपादन, मतलब इनकी रचनाएं सरस्वती पात्रिका में संपादन हुआ करती थी। ध्यान रखेंगे। प्रथम काव्य संग्रह इनका कौन सा, रंग में भंग है। डीलिट की उपाधि इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से पहले प्राप्त की। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त करवाई। राज्यसभा के सदस्य रहे और राज्यसभा के सदस्य रहे 2 बार, 1952 से 1964 तक रहे हैं, 12 साल तक रहे। ठीक, ध्यान रखेंगे। पद्म विभूषण से इनको 1953 में विभूषित किया गया। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण से विभूषित किया गया 1953 में। जबकि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की। इसके लिए इनको 1954 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। वही बात की जाए, मानस मुद्रण की स्थापना कब की गई। मानस मुद्रण की स्थापना की किसने, तो मैथिली शरण गुप्त ने करी। कब करी, 1954 से 55 ईस्वी के आसपास। वहीं साहित्य सदन प्रेस की भी स्थापना करी 1911 ईस्वी में। किसने करी, झांसी में करी थी। किसने, मैथिली शरण गुप्ता जी ने। ठीक, ध्यान रखेंगे। इन्होंने 2 महाकाव्य की रचना करी, बहुत बड़े ही फेमस 2 महाकाव्य हैं। एक तो साकेत और दूसरा क्या, यशोधरा, जो कि एक प्रकार से यशोधरा के एक प्रकार से महाकाव्य है। कि शैली में यशोधरा है भाई, तो मिश्र शैली में लिखा गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और खंडकाव्य की रचना, इन्होंने बहुत सारे खंडकाव्य की रचना करी, जैसे कि जयद्रथ वध हो गया, भारत भारती हो गया, पंचवटी हो गया, द्वापर हो गया, आपका सिद्धराज हो गया, नहुस है, अंजलि और अर्घ है, अजित है, अर्जन और विसर्जन है, काबा और करबला रचना है, किसान है, कुड़ाल गीत है, गुरु तेग बहादुर है, गुरुकुल है इनकी रचना, जय भारत हो गई, युद्ध हो गया, झनकार हो गई, पृथ्वीपुत्र हो गया, बक संहार हो गया, शकुंतला हो गई, और विश्व वेदना, राजा और प्रजा, विष्णु प्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा और दिवोदस, भूमि भाग, ये सारे के सारे खंडकाव्य और नाटकीय रचनी में रचना, मतलब नाटकीय शैली में रचना जो हुई। उसमें रंग में भंग हो गया आपका काव्य संग्रह, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, बिरहिणी, बैतालिक, शक्ति, सैरंध्री, स्वादेश संगीति, और इसके बाद में हिडिम्बा, हिंदू और चंद्रहास रचनाएं लिखी गई। फुटकर रचनाओं में केशों की संकथा और जो स्वर्ग सहोदर और ये दोनों, और मंगल घट। ठीक, ध्यान रखिएगा, मंगल घर, ये सारी की सारी रचनाएं लिखी गई। काव्यगत विशेषताओं में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता रही इनके। गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता के बारे में इन्होंने अपनी रचनाओं में बताया है। पारिवारिक जीवन को भी यथोचित इन्होंने महत्व दी है। वहीं नारी मात्र को विशेष महत्व दिया इन्होंने। क्या, नारी मात्र को विशेष महत्व भी प्रदान किया है। प्रबंध और मुक्तक दोनों में इन्होंने रचनाएं लिखी है। इनकी शैली है शब्द शक्तियों और अलंकारों का एक प्रकार सक्षम रूप से प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। वहीं साथ ही साथ मुहावरों का भी प्रयोग अधिक, मतलब कि ठीक ठाक मात्रा में इन्होंने किया है। पति वियुक्ता नारी का वर्णन भी इन्होंने किया है। नारी के प्रति सहानुभूति, शोषितों के प्रति सहानुभूति, और एक प्रकार से जो राष्ट्रीयता की भावना इनमें कोट भरी हुई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। इनकी भाषा शैली कैसी थी, इनकी भाषा थी खड़ी बोली मुख्य रूप से। और शैली इनकी कौन कौन सी थी, तो प्रबंधात्मक, इतिवृत्तात्मक शैली थी। और उसके बाद में बात की जाए तो विवरणात्मक शैली थी, जिसमें भारत भारती और हिंदू लिखा गया। भारत भारती की प्रकाशन कब हुआ, 1912 में हुआ। और ध्यान रखें, गीत शैली भी इनकी रही है। एक प्रकार से गीत शैली में रचनाएं लिखी है इन्होंने।
इनमें नाटकीय वगैरह रचनाएं इनकी संकलित हैं। मिश्र शैली में भी इनकी रचनाएं तमाम सारी, जैसे यशोधरा वगैरह जो हो गई, जो महाकाव्य यशोधरा या मिश्र शैली में लिखी गया महाकाव्य एक प्रकार से। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने बताया था कि लगभग आपका 5 से 6 मिनट में आपको पूरा का पूरा विस्तार से मतलब किस प्रकार से इसका मैं क्या कर दूंगा, रिवीजन आपको करवा दूंगा। हमने फिर से आपको पढ़ करके सुना दे सारे मुद्दे। क्या इतनी सारी बातें आपकी क्लियर हो गई? अगर इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है, और वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए अभी तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सभी लोग चैट सेक्शन में जय हिंद लिखने का प्रयास करेंगे, जय हिंद लिखने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं मेरे भाई किसी दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग आसानी से रहेगा, खुशी से रहेंगे, खुशी से अपना पेपर देने जाएंगे अच्छे तरीके से। चेहरे पर कभी आपके मुस्कान जो है प्रकाश से झुर्री नहीं आनी चाहिए, आपके चेहरे पर हमेशा खुशी रहनी चाहिए। कि ध्यान रखेंगे तो हाथ खाली ही क्यों ना हो पर उठाए तो रहिए, और पैर दलदल में ही क्यों ना हो पर जमाए तो रहिए। कौन कहता है कि चलने में पानी रुकता नहीं है, ज़रा नीचे से हाथ लगाए तो रखिए। ठीक, ध्यान रखें। कौन कहता है कि चलने में पानी रुकता नहीं है, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखें, या नीचे से हाथ लगाए रखें। नीचे से हाथ लगाने का मतलब है ट्रिक का फॉलो करेंगे, और मतलब बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए मतलब कि धैर्यता आपकी इसमें साबित होगी। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो फिर विदा लें आपसे। आप लोगों की अगर इच्छा हो तो चले फिर विदा लें आपसे। चलिए, अन्य सब्जेक्ट आपकी तमाम सारे सब्जेक्ट की वीडियो अपलोडेड है, उसको देख लीजिए मेरे भाई। बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, ज़्यादा परेशान मत करिए कि ये वीडियो बनाइए वो वीडियो बनाइए। मैं आपको एक प्रकार से वीडियो तमाम सारी देता रहता हूँ, हमेशा समय समय पर आपको वीडियो देता ही रहता हूँ। और सारे के सारे मुद्दे जो मैं बताता हूँ फंसते भी हैं आपके एग्जाम से, में अभी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, और सभी को पता होगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार से। सभी लोगों की सदस्यता आप ग्रहण कर रहे हैं, इसी प्रकार से और भी लोगों तक बढ़वाएं चैनल को, और शेयर भी करें। ओके, सभी लोगों के लिए, कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे यह लेक्चर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।